अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितना भी जो भी हमने डेमोक्रेटिक पीरियड देखा उसमें हमने टू पार्टीज़ के दौर ही हमने अदवारी देखी। टू पार्टीज़ जो पॉलिटिक्स होती है, जब एक जाती है तो दूसरी आती है। और उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद तो हमने ये भी देखा कि बाकायदा तौर पर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद ये भी तय हो गया कि पहले साडी बारी तो फिर ਤੁਹਾਡੀ बारी। लेकिन उसके बाद एक तीसरी जमात उभर कर आई और वो आज तीसरी जमात बरसरे इख्तिदार है। वो तीसरी जमात जब आई और उसके आगे का जो 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 पूरा एक बैकग्राउंड बना, जो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बना, वो ये बना कि वो एक तब्दीली लेकर आएगी और वो एक माफिया के खिलाफ जंग लड़ेगी, वो एक अकाउंटेबिलिटी करेगी, इंसाफ सबके लिए होगा, एहतसाब सबका होगा, स्टेटस को के खिलाफ होंगे, माफिया के खिलाफ होंगे, ये तमाम चीजें। अब ऐसे में आज वो गवर्नमेंट क्या वो जिन स्लोगन्स के साथ वो आई थी, जिस मैनिफेस्टो के साथ आई थी, उसमें वो किस हद तक कामयाब रही, इस पर भी मुख्तसर सी बात कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बशीर जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात हुई और यही बात होती रही कि जब तक जो असल जो बड़ी मछलियां हैं या जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको सजाएं नहीं होंगी और उनसे लूटा हुआ माल इस मुल्क में वापस नहीं आएगा, तब तक असल एहतसाब और असल इंसाफ नहीं हो सकता। एक पाकिस्तान होगा, ये दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। लेकिन इसी उसमें हमने तसलसल में हमने कल साबिक डीजीआई एफआईए को का एक इंटरव्यू भी हमने देखा, जिन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए और उन इल्जाम का रिबटल गवर्नमेंट ने इस तरह से किया कि शहजाद अकबर साहब पे जो इल्जाम लगाए उन्होंने उनको लीगल नोटिस सर्व करने की उन्होंने बात की है और शायद अब भिजवा भी दिया गया हो। और उसके अलावा हुकूमत ने कहा कि जी किसी की ईमा पर यह प्रोपेगेंडा किया गया है। अब क्या ये तमाम चीजें हैं और क्या इनमें रियलिटी है, इस पर जरा हम खुल के बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है आमिर ज़िया साहब, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आरिफ चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उसके अलावा लॉ एक्सपर्ट भी हैं, इस्लामाबाद स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। पैनलिस्ट को एतराज़ ना हो, आमिर ज़िया साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो ज़रा आपसे इसका गुफ्तगू का करते हैं, क्योंकि बशीर मेमन साहब सिंध में भी तैनात रहे हैं। यकीनन कभी ना कभी किसी न किसी तौर आपका भी कभी उनसे कोई वास्ता रहा होगा या पढ़ा होगा या मुलाकात। कितना जानते हैं आप बशीर मेमन साहब को और सिंध में खुसूसी उनकी वजह शोहरत? ये नादिया शख्सियत में नहीं उलझना चाहिए। जो आपने शुरू में बयानिया दिया, एहतसाब की बड़ी तस्वीर है जो आपने खींची, तो उसमें फर्क की इतनी हैसियत नहीं है जो हमारे जितनी निज़ाम की है। हम ये देखें कि इमरान खान साहब की जो मैं समझता हूँ कि उनकी सियासत का, उनके इक़्तिदार का जो बुनियादी सतून है, कॉर्नर स्टोन है, वो एहतसाब रहा है। अब बदकिस्मती कहिए कि 2.5 बरस से ज्यादा तकरीबन गुजर गया है और एहतसाब की गाड़ी जो है वो उस तेज रफ्तारी से नहीं चल रही जो इमरान खान खुद तवक्को कर रहे थे, उनके चाहने वाले कर रहे थे, या जनरल अमजद साहब जैसे जो सियासी मुबसरीन से भी चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतखाब हो और जी सजा या उसको जो जितने जुर्म की सजा मिले, वो चीज नहीं होगी दे रही। तो वो चीज जो उसके अंदर आप ऐसे कैरेक्टर्स जो होंगे, बशीर मेमन साहब होंगे, किसी और का आप नाम ले लें, XYZ चले, वो चीजें नमूदार होती रहेंगी। वो एक थानवी इनकी हैसियत है, उनकी हैसियत फुटनोट ऑफ हिस्ट्री वाली है। असल ब्रॉडर पिक्चर ये कि हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, वो इंतहाई कमजोर है। और बजाय इसके कि वो लोगों को, मुलजिमों को मुजरिम साबित करे, उसमें इतना झोल और उसमें इतना की कमजोरियां हैं, तो उसमें जो बड़े से बड़ा मुलजिम होता है वो पैसे खर्च करके इसको कानून को एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल करके बच जाता है। जब भी देखिए कि हमारे यहाँ एक केसेस पे केसेस खुले, आपने देखा कि मीडिया ट्रायल हुए, लेकिन केसेस का नादिया क्लोजर नहीं हो रहा। और क्लोजर इसलिए नहीं हो रहा कि जब बड़े बड़े मुजरिम जो हैं जब अदालत पे जाते हैं तो हमारी प्रोसिक्यूशन उसको साबित नहीं कर पाती। अब उसमें उनका झोल ये होता है कि वो कहते जी 80 गवाह हैं, इतने ज्यादा गवाह वो जान के करते हैं या वो उनकी नालायकी है, हमें नहीं पता। वो जब कोई पलंदा देते हैं तहकीकात का, वो 1200 रुपए का, 800 रुपए का होता है, 2000 रुपए का होता है, कि जिसमें झोली झोल होते हैं। तो बजाय इसके कि आप टाइट तरीके से किसी को वो करें, एप्रीहेंड करें, आप इस पे अच्छा मजबूत मुकदमा बनाए। हमारे यहाँ 100 मुकदमे बना देते और 100 के 100 कमजोर होते हैं। बहुत बड़ी मिसाल उजैर बलोच साहब की है, वो तो व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं है, उनके मुकदमात को हमारे यहाँ जो है वो माशाल्लाह 15-18 मुकदमात में बरी हो गए। तो उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए कि जिन्होंने उन पर मुकदमे कायम किए और जनाब वो उनसे निकल गए। या तो झूठे थे मुकदमे, तब भी एहतसाब होना चाहिए।
और ठीक अगर है, सच्चे मुकदमे झूठे साबित हुए तब भी हिसाब होना चाहिए। ठीक है। तो मसला ये बशीर मेमन की जात से बड़ा है। ये मसला जो है, जो बिल्कुल आप हमारे दुरुस्त मतलब फरमा रहे हैं, इंसाफ के बिल्कुल लोग, दुरुस्त फरमा रहे हैं आमिर ज़िया साहब कि बशीर मेमन की जात से कहीं बड़े वो मसाइल हैं जो मैं इंट्रो भी जो मैं जिक्र कर रही थी कि जिन स्लोगन्स के साथ और जिस मैनिफेस्टो के साथ और जिन वादे और यकीन दहारियों के साथ ये गवर्नमेंट आई थी और जो जिसको एक तब्दीली के तौर पर देखा गया एक तीसरी पार्टी के तौर पर, मुझे जनरल साहब मुख्तसरन ये बताएगा कि इस सिस्टम के खिलाफ उनकी एक जंग थी, जंग ऐलान जंग था, एक जद्दोजहद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी सिस्टम में रहते हुए हम ये देखते हैं कि जिन रिफॉर्म्स पे काम हुए बगैर आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते, उन रिफॉर्म्स पे काम नहीं हुआ, चाहे वो नैब लॉज थे, चाहे वो नैब कवानीन है, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो। हम प्रोसिक्यूशन हमारी वीक होती है, किस तरह से बीच में से हम अपनी मर्जी का इंसाफ और अपनी मर्जी के फैसले हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो ग्रास रूट लेवल पर काम होने की जरूरत थी वो क्यों नहीं हो सकी? इससे पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि करप्ट माफिया जो है वो रियासत से ज्यादा ताकतवर है और उसकी दो ही वजूहात हैं। एक तो ये कि वो खुद माफिया इक़्तिदार में अक्सर औकात रहता है और उन्हीं के परवरदा लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन्हीं के परवरदा ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं के परवरदा जो है वो मुख्तलिफ अदारों में आपको सीनियर पोजीशंस में नजर आते हैं, क्योंकि वो तबका बहुत लंबे वक्त तक के लिए इक़्तिदार में रहा और जिसको किसी को अगर ASI भर्ती किया तो आज वो SSP बन के बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि करप्ट माफिया की जेबों में पैसा इतना ज्यादा है जो वो चाहें तो किसी भी शख्स को या अदारे को खरीद सकते हैं। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और फिर जब आपके पास निजाम भी आपके हाथ में हो, अगर अदालत में जाएं तो गवाह उनके थ्रू आना है, पुलिस आपकी है, वो गवाह तक नहीं पहुंचता। आप उज़ैर बलोच का कोई केस देख लें, उसके इतराफी वीडियोस मौजूद हैं कत्ल के, और जो 100 कत्ल किया रोजाना की बुनियाद पे एक कत्ल में वो भरी हो रहा है क्योंकि वो विटनेसेज ही नहीं आती, पुलिस लेके नहीं आती विटनेस को या भगा देती है। तो एक तो ये मसला है निजाम का। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये माफिया बहुत एक्टिव हुआ जब इमरान खान या उससे अगर कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, कोई शख्स, और वो कहे कि जी मैं इक़्तिदार में आना चाह रहा हूँ इसलिए कि मैं यहाँ पे आके करप्शन खत्म करूंगा, मैं माफिया उसको पकड़ूंगा, तो उसको कोई भी इक़्तिदार में नहीं देखना चाहेगा। और अगर किसी वजह से वो आ ही जाए तो फिर उसके साथ तावन कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो चाहता ही कोई नहीं। आप देख लीजिए कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ मेगा करप्शन केसेस खुलते नहीं हैं। 3 साल इसके गुजर गए, 2 और गुजर जाएंगे, एक भी शख्स को सजा ना हुई ना होगी आगे। प्रोग्राम में बात करने का मकसद ही बेसिकली यही है कि जिस तरह से मैं ये कोशिश कर रही हूँ इस बात को, हम आपसे सवाल यही कर रही थी कि बेसिकली जिन रिफॉर्म्स की जरूरत थी, चाहे वो जुडिशियल हो, नैब कवानीन के हो, अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, उसमें कामयाबी अभी तक खातिर ख्वाह हासिल नहीं हो सकी है। उसकी वजूहत क्या है? जिस तरह से आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, तो ये रिफॉर्म्स का काम जो इदारों में होना था वो अभी तक नहीं हासिल हुआ। लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे पास लीगल एक्सपर्ट भी मौजूद है, आरिफ चौधरी साहब, ये जो ब्यूरोक्रेट्स के XYZ इस किस्म के बयानात बाद में आते हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे कोई भी हुकूमत वक्त हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, किसी के हक में भी आते हैं और किसी के अगेंस्ट भी आते हैं कि उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, लेकिन उस तक पानी सर से गुजर चुका होता है। उनकी अहमियत कितनी होती है अगर वो विदाउट एनी एविडेंस हो? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इन बयानात की कोई हैसियत नहीं होती कानून की नज़र में। उसकी वजह यह है कि ये सब लोग जब उस वक्त इख्तियार रखते हैं तो जो चीज़ें वो कर रहे होते हैं वो कोई कानून के मुताबिक कर नहीं रहे। हर शख्स जो है उसका रिकॉर्ड उसी तरह का है जिस तरह का बशीर मेमन का है। लेकिन अब जब वो रिटायर होते हैं, नौकरी से अलहदा होते हैं, तो फिर उन्होंने कोई ना कोई जगह तलाश करनी होती कि किसी के साथ उन्होंने मिलके खेलना होता है। और अब तक आपने देखा कि ये लोग अपने, यानी जुडिशरी में भी ऐसा है, हमने ऐसे ऐसे जजेस देखे जो फैसले कर रहे थे उस वक्त के नवाज शरीफ के हक में, फिर उन्हें बाकायदा मुलाजमत दी गई, उनके पास वो मुलाजिम है, यानी मतलब ऑलरेडी वो अपना इंतज़ाम करके चले जाते हैं। यही बशीर मेमन साहब जो है, इनसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि जब आप वहाँ थे सिंध के अंदर, तो इतने बड़े बड़े स्कैम जो थे वहाँ आपको कुछ नहीं कहा गया, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि जी आप मिट्टी पाओ, आप हमारी मदद करो, आप इसको ख़त्म करो। यानी यहाँ आपने आखिर में आके इस तरह की बातें की है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें दोनों हमारे पार्टिसिपेंट्स ने की हैं, आमिर ज़िया साहब ने भी और जनरल साहब ने भी। इसके बारे में सिर्फ, और आपका आगाजिया भी माशाल्लाह ऐसा था, उसके ऊपर सिर्फ ये कहा जा सकता है, पंजाबी में कहते हैं कि अग सड़िया की सिपना
एवं सुइयां लालच लाइया ने। इसको उर्दू में इसकी ये translation कहते नहीं हैं करें। कि यस, कि जो आग से जला होता है कपड़ा वो रफू नहीं हो सकता, सिर्फ सुइयों को ऐसे शुगल शुगल में लगा लेते हैं, ओके, इधर ओके। किया उधर किया, ताकि देखने वाले कहें कि जी रफू किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी में जिसने भी ये स्लोगन उठाया उसने सिर्फ इक्तदार की हद तक स्लोगन उठाया। मैं उनकी सिंसियरिटी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि सिंसियरिटी का मतलब ये होता है कि आप जब आ रहे हैं तो आपके जेहन में यह है कि पाकिस्तान का ये माफिया आज की बात तो नहीं है, इसके बारे में इमरान खान साहब पहले से जानते थे और दिन रात एक्सपोज कर रहे थे। होना ये चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो कमाल होता, और वो ये होता कि आप बाकायदा शुरू करते सबसे पहले उन इस्लाहात से जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रही हैं। अगर आपका जुडिशल सिस्टम, जिसके बारे में दुनिया में ये कहा जा रहा है कि कौन से नंबर पे आया है, यानी मतलब है कि इंसाफ जहां नहीं है, आपने तवज्जो दी, आपने सोचा कि ये क्यों नहीं है, क्या उसके ऊपर किसी और कोई बैठा माहिर बैठा, किसी से मशवरा आपने लिया कि इसको किस तरह तब्दील किया जा सकता है। आपके प्रोग्राम में और इसके अलावा मुसलसल हम लोग ये कहते रहे हैं कि जजेस को की तैनाती का तरीकेकार जो है वो दुरुस्त किया जाए, प्रोसिक्यूशन को जुडिशियल रिफॉर्म पे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इसी हमारे से बात प्रोसिक्यूशन की। को पुलिस, इंतजामी पुलिस से बाकायदा अलहदा किया जाए। प्रोसिक्यूटर्स जो है उनकी तरबियत की जाए, स्पेशली वो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन्हें पता तो हो। आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात आपने की थी, हम सारे मुतमिन थे कि जी KPK में माशाल्लाह कमाल है जी वहाँ, और यहाँ जब आप आए हैं 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया हुआ, आपको हमें कहीं पुलिस रिफॉर्म्स की पंजाब में भी करना अफराद की तब्दीली से, विटनेस प्रोटेक्शन बिल हाँ वो ये बहुत बड़ा बात है। मैं आपको करूँ अफराद की तब्दीली, IG चेंज कर दे, ये क्या होता है? ये आई वाश होता है। कोई भी हुक्मरान ये कहता है फौरी तौर पर जनाब उन्होंने नोटिस ले लिया, फलां को लाइन हाजिर कर दिया, फलां को ट्रांसफर, चेहरे नहीं निजाम बदलो, निजाम बदलो, और है ना? उसके लेट मी लिए कट द स्टोरी बुनियादी शॉर्ट। तब्दीलियां जरूरी ठीक है, बुनियादी तब्दीलियां जरूरी हैं। आमिर जिया साहब, फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो सका जब हुकूमत से बाहर होती हैं, जो भी हुकूमत हो, और वो एक बड़ी तब्दीली लेकर आती है, और ये वाली हुकूमत तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तब्दीली की बात करके आई थी, तो हर्डल्स क्या थी? तैयारी नहीं थी, पिक्चर क्लियर नहीं थी, फोकस नहीं थे, या वो जो एक माफिया उनके खिलाफ आके इस तरह से खड़ा हो गया कि वो उसके खिलाफ वो एक बाकायदा तौर पे एक ऐलान जंग हो गया, या वो पीछे हटने को तैयार नहीं है? आपकी नजर में सर इदारों की रिफॉर्म्स? नाज़िया 3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि इस निजाम की खमीर में टेढ़ापन है। इस निजाम में देखिए, इमरान खान को इनकलाबी रहनुमा बनकर नहीं आए। इमरान खान इंतखाबात के जरिए आए और उन्होंने इस बात पर रजामंदी की कि मैं इस निजाम में रहते हुए काम करूंगा, इस पार्लियामेंट में काम करूंगा, उस पार्लियामेंट में कि जिसमें लोग इलेक्टेबल्स की सीट्स होती हैं, जहाँ जात बिरादरी की बुनियाद पर इंतखाबात लड़े जाते हैं। तो पहला तो कजी ये टेढ़ापन हमारी इस जमहूरियत में है कि उसमें लोग, मैं कहता हूँ ना, जनरल अमजद साहब सदर बन जाए और आरिफ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, ये भी यही कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि इनके पास मूव करने का मौका ही नहीं होगा। इनके पास अपनी शतरंज की बिसात पे इतने फंसे हुए होंगे ये लोग कि तमाम तरह ख्वाहिशात के बावजूद आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि निज़ाम जो है आपको करने नहीं देगा। और किसी भी नए निज़ाम की तामीर के लिए पुराने उसको तोड़ना जरूरी होता है। तो इमरान खान ने तोड़ा कुछ नहीं, और इमरान खान उसके ऊपर एक कहते हैं कॉम्प्रोमाइज तरीके से आकर वो एक नया निजाम नहीं बना सके। तोड़ क्यों नहीं सके, उसकी भी हमारे पास सवाल होना चाहिए कि एक तो ये कि कॉम्प्रोमाइज, सेकंड ये कि उनके पास एक बहुत ही स्लिम मेजोरिटी है। अब अगर फर्ज करें कि 2/3 मेजोरिटी होती और उनका अपनी पार्टी पे कंट्रोल होता, तो वो कहते हैं स्वीपिंग किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी रिफॉर्म्स लेकर आते, आईनी तरमीम करते, जिसके जरिए वो जेर को जबर कर देते और जबर को जेर कर देते। तो ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी उनके साथ एक प्रैक्टिकल मुश्किल आ गई। तीसरा ये कि हमारे यहाँ हर जो इसके खिलाफ का सियासतदान है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के कुंसर है। लेकिन एक मैं कहता हूँ 2 इस्टेब्लिशमेंट होने मुल्क की बड़ी मजबूत, एक पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है और एक जो है हमारी मीडिया की इस्टेब्लिशमेंट है। तो जो हमारी पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसको आप कम ना जाने, उस पर कितने ही तूफान गुजर जाते हैं, वो बाउंस बैक करती है। जरदारी साहब और उनका खानदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, कहते बरस से सियासत में उनका एक पूरा वो है, नवाज शरीफ साहब का है। फिर आप कौमी और इलाकाई की बुनियादों पे देखें तो कहीं पर MQM है, कहीं पर अवामी नेशनल पार्टी है, कहीं पर नेशनल पार्टी है, जो कि मैं कहता हूँ कॉम्प्रेस जमातें, लस्तानी जमातें, फिरका वाराना जमातें। तो ये हमारे मुल्क की पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है कि जो कोई बड़ी तब्दीली के खिलाफ होती है। हमने इंतखाबात से पहले ऐसे रिफॉर्म भी नहीं किए कि हम कहें जी कैंडिडेट को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैंडिडेट को टैक्स पेयर होना
होना चाहिए, कैंडिडेट में फला काबिलियत होनी चाहिए, ये भी नहीं है हमारे पास। तो हम एक सेल्फ डिफीटिस्ट निजाम में फंसे हुए हैं। उसमें इमरान खान बेशक कितने ही कहते हैं ना कि मोतबर हों, संजीदा हों, उनके बड़ा कहते हैं उनको ज़हनी और दिली लगाओ, तब्दीली से वो ला नहीं सकते, क्योंकि मारूदी हालात जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कहते हैं वो उनके खिलाफ हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव कंडीशन को जब तक नहीं बदलेंगे तो ये जो हम सब टीवी पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह अगले 10 बरस के बाद भी हम ठीक है ना, अगर मैं मौका मिला कोविड से हम लोग गुजर गए तो इसी तरह की बातें हो रही हुई, क्योंकि हम बुनियादी तब्दीलियों पे बात नहीं करें। जो आपने भी नारा दिया था ना कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो, तो निजाम को बदलना है और वो नीचे से ऊपर तक बदलना है। सर ये नारा जब ये बात हुई थी तो जब कोई भी नई पार्टी आ रही होती है, इवन पीटीआई ने भी शुरू में ये बातें की थी। अच्छा, एक बात तो जिसपे मेरा ख्याल है बड़ा कंसेंसस है कि इमरान खान साहब बड़ा विलिंगली इस निज़ाम को, इस करप्ट माफिया को, इस स्टेटस को के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी सी कोशिश की। मुझे एक चीज़ जो बड़ी क्लिक करती है वो ये, फिर वही वाली बात कि लेकिन वो मजबूरी ये हुई कि वो बहुत सारी चीजें जो मैं इस वक्त रिपीट भी नहीं, कई दफा हम प्रोग्राम में कर चुके हैं कि हालात फिर ये हुए कि उन्हीं इलेक्टेबल्स का आपको सहारा भी लेना पड़ा। उसकी वजूहत भी उन्होंने बताई। मैं खुद जब इमरान खान साहब का पर्सनली हम लोग इंटरव्यू करते थे और उनसे ये सवाल करते थे, वो कहते थे मैं कहाँ से फरिश्ते लेकर आऊं। मतलब वही जो अभी आमिर साहब आप भी कह रहे हैं ना कि हमारे सिस्टम में, मतलब हमारा जो एक बिगाड़ है वो शायद हमारे डीएनए में है, हमारे पॉलिटिकल डीएनए में है कि जी वो कहते मैं कहाँ से वो फरिश्ते लेकर आऊं। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप लेकर आए ऐसे लोगों को जो इलेक्टेबल्स ना हो, नए चेहरे हो, लेकिन वो कहाँ से लेकर आएंगे अगर आपको इसी सिस्टम में रहते हुए काम करना है। जनरल साहब, मुख्तसरन बात आपसे ही सवाल ये करना है, आपको लगता है कि ये 5 साल कम होते हैं? कोई प्रेसिडेंट इसका कोई नेबल बदल भी हो सकता है, कुछ सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, या 5 साल से बढ़ाया जाना चाहिए? क्या एक आइडियल सिनेरियो है अगर एक सिस्टम को तब्दीली की बात हो तो? देखिए, अमेरिका में सदर जो है वो 4 साल के लिए होता है, यहाँ फिर भी 5 है। सर वो तो एक बना हुआ सिस्टम है ना, 5 भी कम है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो ये तो हो नहीं सकता वो अपनी 5 साल की कारगुजारी दिखाए तो 5 अगले साल और भी ले ले, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, उनको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही और उसको भी 10 साल मिल जाए या उसको भी वक्त 5 साल से ज्यादा का मिल जाए, वो तो कौम बर्बाद हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वक्त का इतना मसला नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन खराबी कहाँ पे है, वो ये है कि जब इलेक्शन से पहले आप बहुत बड़े बड़े वादे करें लेकिन होमवर्क आपने उतना किया ना हो। ये होना ये चाहिए कि आपकी बहुत सारी तैयारी, कैलकुलेशन वगैरह आपने सब चीजें पहले से की हों, और उसमें अगर आपने इतना होमवर्क किया हो कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट खासा आगे से हो तो आपको वक्त बच सकता है। उसकी बजाय अगर आपका आके वहां पे पहले सेटल होने में आप 6 महीने लें हुकूमत में, फिर उसके बाद आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो कि आप ब्रीफिंग ले रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर आपको हकायक पता चले, वो मेरा ख्याल है कि वो लाजमन ये दुरुस्त नहीं होगा। इन लोगों को जो भी हुकूमत में आना चाहते हैं उनको 5 ही साल मिलेंगे, लेकिन 5 साल से 6 इस तरह बन सकते हैं कि वो उन्होंने साल 1.5 साल पहले अपना पूरा होमवर्क किया हो, ताकि जब वो आए तो प्रैक्टिकल काम कर सकें। तो ये जरूरत होगी, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, और वादे भी जितने किए जाएं वो फिर आपके होमवर्क की बुनियाद पे हों ताकि आपका कोई गलत ना हो। यहाँ पे जो खराबी हुई है, इमरान खान का गालिबन ये ख्याल था कि इस दफा उनको बड़ी अच्छी मेजोरिटी मिल जाएगी और फिर वो कुछ ना कुछ तब्दीलियां भी ला सकेंगे। लेकिन आपको इलेक्शन से पहले तो ये नहीं पता होता कि आपको थिन मेजोरिटी मिलेगी। अब जब इलेक्शन हो गए, वादे भी कर लिए, सब कुछ कह दिया, और मिली आपको ऐसी हुकूमत जो कि बिल्कुल एक रेजर एज पे खड़ी है और किसी भी वक्त गिराई जा सकती है अगर 2-4-6 लोग इधर उधर हो जाएं। तो इन हालात में आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप सिस्टम को तब्दील कर सकें, क्योंकि जो जितना भी पॉलिटिकल सेटअप इस पीटीआई से हटके बाहर है, और बल्कि पीटीआई के भी बहुत सारे लोग जो अंदर उसके होंगे, उनको ये सिस्टम सूट करता है। उनको ऐसा निजाम जहां वो अपनी मनमानियां करें, जहां वो अपने लिए करप्शन करें, अपनी मर्जी के फैसले कराते फिरें जजों से हर जगह, वो सब तो उनको सूट करता है। और फिर अगर वो उसको तब्दील करने की तरफ आए तो फिर उनका अपना ठिकाना क्या होगा। तो इस वजह से इस पार्लियामेंट में इस तरह के सिस्टम में जो आज उसके पास है हुकूमत, उसमें तो उसके हाथ बंधे में, उसके पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि वो कोई तब्दीली ला सके, क्योंकि कोई लाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम में कुछ भी करना है तो पार्लियामेंट में आपको उसकी जवाबदेही करनी होगी और वहां पर लेजिस्लेशन करवानी होगी, वो ये करवा नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन इसमें जो देखने की बात है वो ये है कि मामला रुके हुए हैं। आज अगर इमरान खान के वादों को हम देखें और बाद में
जब जाके उनको 5 साल बाद अपनी कारगुजारी दुनिया के सामने रखनी पड़ी, तो उनको बड़ा मुश्किल होगा जस्टिफाई करना, क्योंकि लोग इन चीजों को, इंट्रिकेसीज को, इन बारीकियों को नहीं समझते। तो वो तो आपको आके आपके सामने मुंह पे पड़ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि एक आम आदमी तक या मैसेज तक वो चीज उस तरह से। आज मुल्क जो है वो जमूद का शिकार है, तबाही और नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। ठीक है, सबके लिए जरूरत थी, ठीक है, लेकिन ये हमने कामयाब होती है हुकूमत, और कम एक से कम एकेडमिक डिबेट हमने ये भी करनी है कि इसका फिर वे आउट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वे आउट क्या है। अच्छा, दो बातें जो कि चौधरी साहब अभी आमिर साहब ने भी कहा कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, और फिर वही वाली बात है कि जिनके कांधों के बगैर आप बरसर इक़्तिदार भी नहीं आ सकते, वही इलेक्टेबल्स जिसकी मैंने भी बात की कि मजबूरी होती है यहीं से सामने आते हैं। अब यहाँ पर जिन इलेक्टेबल्स के वो हर हुकूमतों में कहीं ना कहीं खासा होते हैं, हिस्सा होते हैं, उनके काम आप बरसर इक़्तिदार को आ जाते हैं, लेकिन फिर आपके पास वो एक आपकी जो किचन कैबिनेट है या वो जो कैबिनेट है उसने असल में काम करना होता है ना, जो आप अपनी एक टीम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जो इलेक्टेबल्स हैं या फिर जो इलेक्ट होके आए हैं, उनसे आपने एक टीम बना दी, उनकी एक्सपर्टीज ना भी हो उन पर्टिकुलर शोबों में, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन, ऑल्दो कि आज के इस टॉपिक का नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी जो लेजिस्लेशन है, वो चीजें हैं, वो आपके इलेक्टेड लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो असल में जो काम करना है, जो रेलिवेंट है, वो आपने अपनी एक टेक्नोक्रेट की टीम बना दी और फिर वो बेहतर तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट पर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, लगती है आपको? जमहूरी निज़ाम जिस तरह का ये चल रहा है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, ये लालू प्रसाद का निज़ाम है। और रबड़ी देवी जो है वो आ जाती है अगर लालू प्रसाद को आप हटाते हैं, और लालू प्रसाद करप्शन में गर्क भी हो तो वो इलेक्ट होता है। ये एक हकीकत है। जहाँ तक ये बात सारी हो रही है ना कि किस तरह इसका इलाज क्या है, नादिया, इलाज ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी 22 साल तक तकरीरें करके लोगों को सेंसिटाइज करती रही है, कहती रही है कि ये करप्शन हो रही है, ये बेईमानी हो रही है, माफिया खा रहा है, उन 22 सालों में काश कि उन्होंने साथ अपना होमवर्क इस अंदाज में अपने कारकुन तैयार करने का। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ काफ़ी अरसे से ज़िया-उल हक के बाद यहाँ तंजीम साजी का अमल रुक गया है। पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो बाकायदा तंजीमें बनाती हैं, और उनकी तंजीमें कहाँ से होती है? उनकी तंजीमें बुनियादी रुकन जो है उनका बल्दियात से लेकर, पहले गांव से लेकर उसका ऊपर तक आता है, और केडर्स बनते हैं, और वो केडर्स एक दूसरे को जवाबदेह होते हैं। हाँ, उसमें आपको नादिया ये भी पता चलता है, जब आखिर में आप कहते हैं जी कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं, वो फरिश्ते नहीं होते, लेकिन आपको इंसानों में से बेहतर इंसान जो है उनके चुनने का मौका मिलता है। जब आप फिर टिकट देते हैं तो टिकट आप उन लोगों से पूछ के देते हैं, और वो लोग जो है उनके रूट्स होते हैं अवाम के अंदर, वो आपको वोट भी लेके देते हैं, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है आपके एजेंडे को एग्जीक्यूट करने में वो कारकुन मदद भी करते हैं, और आपको जब मुश्किल आती है तो वो आपका साथ भी देते हैं। अगर तो तंजीम साजी के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज बने तो फिर तो वो स्लोगन जो है वो स्लोगन नहीं रहेंगे। अगर अदरवाइज हो तो वो आपको नतीजा नजर आ रहा है। जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या सदारती निज़ाम कामयाब हो सकता है, पहली बात तो यह कि सदारती निज़ाम भी उसी तरह का निज़ाम ही होगा जिसमें सदर मुमलकत जो है उनके पास इख्तियार तो होगा, लेकिन नीचे वो इख्तियार जो है पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल होना है ना। कानून साजी तो पार्लियामेंट ने कर दी है, सिर्फ ये है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको आप ये समझते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा बाइख्तियार होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव आज भी बाइख्तियार है, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे, जब वो अपनी टीम बनाता है तो वो अपनी एक टेक्नोक्रेट की टीम नहीं बनाता कि जिनको अपने सब्जेक्ट पे, अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पे ये महारत अगर हासिल हो। देखे मैं आपको एक कर्ज करूं नादिया, आदत हमें ये होगी, ये सब हुक्मरानों को जो इख्तियार में आना चाहते हैं या लड़ रहे होते हैं इलेक्शन के लिए, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो चाहे कितना करप्ट हो, वो उन्हें काबिल कबूल होता है। जिन्होंने अगर सिस्टम चलता जाए ना इस तरह, पॉलिटिकल इसमें प्रूनिंग होती जाती है, काट छांट होती जाती है, पता चलता जाता है। आपको मैं आज एक मिसाल दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे ज्यादा उनकी जो मुखालफत की थी वो राव खुर्शीद अली खान ने की थी, जो उकाड़ा से MNA थे, और जब टिकट देने लगे दूसरी दफा तो सबसे पहला टिकट जो था राव खुर्शीद अली खान को दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और उन्होंने कहा कि ये टिकट तो मैं दे रहा हूं, किसको? जिन्होंने 5 साल तक तनकीद की है।
हालांकि भुट्टो साहब भी तनकीद को इतना बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये पता था कि राव साहब जो है वो एक ऑनेस्ट आदमी है। अगर वो ठीक है। बात, अच्छा हमारे यहाँ ऑनेस्टी कोई बिहार नहीं है, हमारे हमें वो यहाँ कारकुन, हाँ, ऑनेस्टी, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं वापस आती हूँ तो फिर मैं आमिर ज़िया साहब से पूछूंगी कि मसला यहाँ पर यही होता है कि जिन्होंने जिन जिन इदारों में हमें रिफॉर्म्स करनी है, और फिर जो लोग असेंबलीज में बैठे हुए हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, और उनके अपने जो पॉलिटिकल या अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी हमारे सामने एग्जांपल है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भी है, लैंड रिफॉर्म्स भी हैं, और दीगर बहुत सारी चीजें हैं। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने बारहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट्स तो हमने सुने हैं कि मैं खुद एहतिसाबी पर भी यकीन रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड पर भी यकीन रखते हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब का केस हुआ, उस पर भी कल जो मीटिंग हुई उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ना इस पर किसी कमीशन की जरूरत है, वो मॉनिटर करे, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। लेकिन
जब हम इदारों के रिफॉर्म्स की बात करते हैं ऑन लार्ज स्केल, आमिर ज़िया साहब, तो फिर वही वाली बात है कि जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, मैंने 2 एग्जांपल जाते जाते दी कि लैंड रिफॉर्म्स बिल भी एक जमाने में आया था इसी असेंबली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एमकेएम ने शायद पेश किया था। इसी तरह से एग्रीकल्चर टैक्स, जिसको हमेशा ज़रई कहते हैं, नहीं जी ज़रई नहीं, ज़रई आमदनी पे टैक्स वाली बात होती है, जो हमारे यहाँ नापैद रहा, क्योंकि वही सारे एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो इलेक्टेबल्स है, जो वोट ले लेके असेंबली में बैठे होते हैं, जिन्होंने ये लेजिस्लेशन करनी है। तो जब ये वाला निजाम होता है तो इससे भी तो कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे होते हैं ना सर। नादिया, मुझे अगर आप इजाजत दें जरा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया था वक्तों से पहले कि जी पार्लिमानी निजाम जो है वो डिलीवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल में हमें इस बात पर, हम 1971-73 से आप देख लें कि हम इस आइन के तहत तजर्बात करते आ रहे हैं, और कोई भी जो मतलब पार्लियामेंट है और पार्लिमानी हमारा जो निजाम है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। पहली बात हुई कि पहला हुलिया जो बिगाड़ा था मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने खुद बिगाड़ा था अपने आइन का, तो उन्होंने उसमें इस्लाहात की थी। फिर रही कहीं कसर जो है वो 18वीं तरमीम ने पूरी कर दी कि ये निजाम जो है चूचू का मुरब्बा बन गया है। क्यों बन गया है कि अब कहा ही जा रहा है कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात है, नहीं है वज़ीर आज़म के पास तरह के इख्तियारात, क्योंकि आपने बेशुमार जो इख्तियारात हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए। सूबे जो है खुद एक रियासत की तहमारी है कि सूबों का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आपने ये किया कि आपने जो मुल्क के कहते हैं ना सेंट्रलाइज उसकी अथॉरिटी की जगह आपने उसको तकसीम कर दिया। तो ये जो इल्जाम है कि जी वज़ीर आज़म कुछ भी कर सकता है, वो नहीं कर सकता, उसके बहुत जो है हाथ पैर कटे हुए हैं। उससे ज्यादा मेरे ख्याल में वज़ीर आला के पास जो है वो ज्यादा इख्तियारात हैं जब आप हैंड्स ऑन पावर्स की बात करते हैं। तो एक तो ये बात हुई। तो हमारे यहाँ जो पार्लिमानी निजाम है उसका ये एक तो खुद पार्लियामेंट ने बिगाड़ा मुख्तलिफ तरमीम के जरिए, और वो डिलीवर नहीं कर पा रही। इस निजाम की बेबसी का आप अंदाजा ये करें कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी के पास एक मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनका इनके पास अपना कोई पार्टी का आदमी नहीं होता। मातवाए नून लीग में जो उनके रिश्तेदार हैं, साहबदार साहब हैं तो हैं, वरना पीपल्स पार्टी उसकी टेक्नोक्रेट्स पे वो बेनजीर भुट्टो के जमाने में भी भरोसा किया करती थी, जाफरी साहब को लेकर आए थे, बाद में वही हफीज शेख, वही शौकत तरीन पीपल्स पार्टी को, वही दो लोग अफराद जो थे वो पीटीआई में आपको नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये कि जो लोग इंतखाबात लड़ते हैं, कोई भी आपके ख्याल में डॉक्टर इशरत हुसैन जो है अगर वो इंतखाबात लड़े लालू खेत से कराची में, तो क्या वो जी सकते हैं? क्या वो बिरयानी की प्लेटें खिलाएंगे वोटर्स को, वो धक्के खाएंगे? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो कहाँ जाके मतलब है वो कहते हैं ना कि उसमें जा रहे हैं कि जलसा जुलूस कर रहे हैं और लोगों को मना रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो हमें देखना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए कहाँ पर आपको लोग मिलेंगे। तो निजाम में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह से सूबों के पास इख्तियारात के 18वीं तरमीम में और ज्यादा चीजों को खराब कर दिए, तो हमें रेडिकल जो कहते हैं ना रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। और वो बदकिस्मती से कोई इसके जमहूरी तरीका नहीं, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो लोगों को मजीद तकसीम करती है। हमारे यहाँ तो तकसीम करने की सूरत ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ उन पोलिटिकल पार्टीज को इजाजत नहीं है कि जो काम करेंगे, जो फेडरल लेवल की पोलिटिकल पार्टीज है। हमारी तो हर पार्टी जो है लसानी पार्टी, और हमारी हर पार्टी जो है बुरकावाराना पार्टी है। नून लीग जो है मतलब कौन सी पार्टी आपकी जो है स्वयं आजकल के दौर में पीटीआई और कभी पीपल्स पार्टी हुआ करती थी कि जिसकी चारों सूबों के अंदर जो है पजीराई हासिल और उसकी रूट जो है अवाम में हो, नहीं है। तो हमारी जो जमहूरियत है वो लोगों को तकसीम करती है। जब आप कहते हैं कि जी मतलब 10 पोलिटिकल पार्टीज होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, तो आप लोगों को तकसीम करते चले जा रहे हैं। और उसके अंदर जो माइनॉरिटी रूल ही आता है ना, इमरान खान साहब भी जीते हैं तो कुछ परसेंट ऑफ वोट लेकर जीते हैं, बाकी मेजोरिटी वोट तो उनके खिलाफ था, या लोगों ने नहीं दिया या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज को दिया। तो ये निजाम में मैं समझता हूँ खराबी। और ये वाली जो जमहूरियत जिससे हमें इश्क हुआ है और जो बरतानिया की नकाली करते हैं, और हम तो वो हमारे यहाँ चलने का नहीं है। हमारा डीएनए जो है मुख्तलिफ है। और वो साउथ एशिया की अगर आप बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, हमको तो अपने जैसे ममालिक से तकाबुल करना चाहिए ना। अफ्रीका में, मिडल ईस्ट के अंदर आप डीएनए चेंज करने की भी वैक्सीन की हमें जरूरत है। पार्लिमानी जमहूरियत चली है भाई, कहीं पर भी नहीं चली। और ये अगर चलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि हमारी यहाँ मुल्क जो है वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा। आपने आमिर ज़िया साहब सही है, कमजोर हो रहा है रियासत। जी आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि बेसिकली जो पार्लिमानी निजाम जिस पर आज हम बात करने पर मजबूर हैं कि शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसकी शक्ल हमने खुद बिगाड़ी है। और जाहिर सी बात है जब 18वीं तरमीम आई है और जो सारा के सारा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, सबको पता था कि शायद आने वाले वक्त में हम सूबों तक महदूद होके रह जाएंगे। उन्होंने फ्यूचर को आने वाले वक्त को बेसिकली रीड किया था। खासतौर पे अगर हम पीपल्स पार्टी की भी बात करें जो इसमें शामिल थी, एएनपी की बात करें, पीएमएलएन की बात करें, जनरल साहब
इसी की कंटिन्यूटी में आमिर साहब ने तो बड़ी अच्छी निशानदेही की 18 अमेंडमेंट जिस तरह से हमने की, और फिर जो उसका पस मंजर था, जो उसके मकासद हासिल करने थे, वो मकासद आज फेडरेशन को नुकसान हुआ है और सूबे पनप रहे। जिस तरह से कहा कि वजीर आजम से कहीं ज्यादा ताकतवर तो वजीर आला हो गया। लेकिन मैं इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। प्लस ये कि हम जो बात कर रहे थे कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके जब अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो जब हावी हो जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे, तो कौन सी रिफॉर्म्स और कौन सी जो है वो अमेंडमेंट्स? देखिए, ये पहली बात है कि ये निज़ाम, इसमें खराबी आपने देखा, अभी उससे पहले आमिर भाई ने भी ये बात की थी कि जो जिसे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं वो चंद खानदान है जो इस पे काबिज हैं। अगर वो काबिज रहें, आप सदारती निज़ाम में कुछ भी ले आए तो वो अगर उसी तरह काबिज रहें तो वो जो इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, मफादात तो उन्हीं के देखे जाएंगे। जो पार्टी का हेड है उनके मफादात के लिए सब कुछ किया जाएगा, वो आप रोक ही नहीं सकते। फिर जो 18वीं तरमीम आई, इसको एक खास मकसद के तहत किया गया। आपको याद होगा कि जरदारी साहब उस वक्त सदर थे, और मेरा अपना अंदाजा है कि बड़ा सोच समझ के ये काम किया गया कि अगर पार्टी का मफाद सारा सिंध में मौजूद है तो वहां जो कुछ भी आप करें, क्योंकि बाकी भी उनके हाथ से अगर कुछ निकल जाए तो सिंध की हुकूमत तो रहती है उनके पास, लिहाजा वो सिंध में जो खेल खेलते हैं उसमें वफाक दखल न दे सके। और ये हुआ है बार बार। वो आप देखिए कि हर दूसरे दिन सिंध कार्ड जिंदा हो जाता है। माजरत साहब, जनरल साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। जनरल साहब आप सही, मैं माजरत के साथ मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की कहानी नहीं हुई। उससे जो जमातें सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही थी वो आप देखें, वो आज अपने अपने सूबे तक ही महदूद हुई। एएनपी तो खत्म ही ऑलमोस्ट हो गया, पीएमएलएन पंजाब तक महदूद होकर रह गई, जिनकी तीसरी दफा वजीर आजम बनने की शर्त को भी खत्म किया गया, और केपीके का नाम तब्दील करने वाली बात पे एएनपी ने स्टैंड लिया था, और फिर पीपल्स पार्टी। नादिया, बात यह है कि करप्टोरों ने अपने अपने मुफादात देखे ना जी। अब आप देख लीजिए कि क्या सिंध में कभी कोई करप्शन का केस जो है वो अंजाम तक पहुंच सकता है? तो आपको गवाही नहीं आएंगे। जब जी चाहें पंजाब में पीएमएलएन वाले चाहें जब जी चाहें जमानतें करवा लें, केस गोल करा दें, बिल्कुल हो जाएगा। ये 18वीं तरमीम एक खास मकसद के तहत बनी। सूबों के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे कि सूबे हिकमत देखते उसमें, या वो समझते कि हमने गवर्नेंस के लिहाज से इसको देखना है, तो वो खुद ये चीजें कबूल न करते। वो कहते हैं जी पहले हमारे पास ये रिसोर्सेज होने चाहिए कि हम ये सारा कुछ मैनेज कर सकें। आपने एजुकेशन भी दे दी, हमारे वाले कर दी, हेल्थ भी कर दी, रिसोर्स भी पहले से ज्यादा दे दिए, लेकिन ना हमारे पास पुलिस उतनी है, ना हमारे पास, यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम उनके पास, या वो रिसोर्सेज नहीं थे। ले लिया, लिहाजा बदनजमी फैलनी शुरू हुई, लेकिन उनके अपने जाती मफादात जो वो पूरे हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर सदारती निजाम में भी यही कुछ है, और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चूंकि उसमें ताकत का सरचश्मा एक प्रेसिडेंट खुद बन जाता है, तो प्रेसिडेंट तो इस मुल्क में जो रहे आप उनको छोड़ दीजिए, जरदारी साहब भी रहे, कल को कोई भी ऐसा, आज इमरान खान को देख के लोग सदारती निजाम की बात करें तो क्या इमरान खान सारी जिंदगी बैठा रहेगा? कल यहाँ पे कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो सिस्टम को बर्बाद कर देता है, तो एक आदमी के हाथ में होगा, वो कुछ भी कर जाए। सही है। तो लिहाजा सिस्टम कोई भी हो वो खराब इसी वजह से होता है कि जो लोग जिनको हम ला के बिठा देते हैं वो ठीक नहीं होते। अगर ये इलेक्टोरल सिस्टम आप ठीक ना करें, जजों की कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम आप ठीक ना करें, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आप इंप्रूव करें, तो जो जी चाहे ला के यहाँ बिठा दें, जो भी निजाम ले आए, उसको सर्कमवेंट करने के लिए ये लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और मुल्क में ही रहेगा। सर, तो असल मसला फिर हम यही है कि अल्टीमेटली मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होंगे तो कोई ठीक लोग आगे बैठे तो वो मुल्क का एग्जैक्टली सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पर से सही करने की जरूरत है, लेकिन माजरत के साथ कोई इसके लिए तैयार नहीं है। मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि जब हम इदारों के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, चेहरों की तब्दीली की बात नहीं कर रहे, और फिर ऐसे में हमें कुछ कैरेक्टर्स जैसे आजकल हमें नजर आ रहे हैं वो पे नजर आने लगते हैं। हम कुछ हर्डल्स हैं। अब जैसे ऑपोजिशन की 18th अमेंडमेंट की आमिर ज़िया साहब ने बात की, तो 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने का शोर तो बड़ा ऑपोजिशन डालती है, लेकिन उनको पता है कि किसी भी आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, जो कि इस वक्त इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सर, 18th अमेंडमेंट जो बनी थी, जो प्रोविंशियल एक जिसको कहना चाहिए ऑटोनॉमी के लिए बनी थी, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी पार्लिमानी सिस्टम में 3 टियर्स ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है ना, एक तो आपकी वफाकी होगी, फिर आपकी एक प्रोविंशियल होगी, फिर आपकी एक लोकल होगी। तो जिन्होंने बड़ा जमहूरियत का और खुद इरादियत का, खुद मुख्तारी का अलम उठाया था, उन्होंने 3rd टियर ऑफ जो गवर्नमेंट थी उसको कितना एम्पावर किया?
आपने बड़ी ही बुनियादी बात की है कि ये टीयर्स जो है ना, जब आप इसकी बात करते हैं तो एक बात बड़ी बुनियादी सामने आती है कि पाकिस्तान में ये बदकिस्मती रही है कि आइन में जो तरामीम हुई वो मोटिवेटेड थी, यानी वो अपने ज़ाती मकासद के तहत हुई, यानी हर एक ने ये देखा कि इसके नतीजे में मुझे क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, जी हाँ, उससे जी हाँ। पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब हम बात तो करते हैं जमहूरी निज़ाम की, लेकिन उस जमहूरी निज़ाम का अगर आप मुवाजना करें उन मुल्कों में जहाँ ये इस्टेब्लिश्ड है तो वहाँ साल हाँ साल लगते हैं अमेंडमेंट आने में, और शायद ही अब तक पता नहीं 13 के कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी तरह कुछ ही आई हैं वहाँ यानी बरतानिया में। उस और बरतानिया में चूंकि बरतानिया रिटर्न में तो नहीं है, कोई इस तरह से नहीं आइन भी नहीं मेरे ख्याल रिटर्न नहीं नहीं है है, उनका तो। उसके लिए वो सिस्टम जो हाँ, लॉ मेड जज मेड लॉ है, तो जज मेड लॉ जो है वो वक्त के साथ साथ कभी डेवलप होता है, और जब कभी ज़रूरत महसूस होती है तो उसको रिवर्स करते हैं वो हालात के ताबे। ठीक है। तो मसला ये है कि अमेंडमेंट्स होती हैं आपके उन कौमी मफादात को सामने रख के। अच्छा, हर गवर्नमेंट जिसने ये बात की कि जब हम इख्तियारात निचली सतह तक लेके जाएंगे, उसने कभी भी बल्दियाती निज़ाम को परपरे नहीं दिया। सर क्या वजह थी कि जितने भी जिनको हम सो कॉल्ड आमिर कह देते हैं या हम उनको डिक्टेटर्स कहते हैं, उन्होंने बल्दियाती निजाम को हमेशा से एम्पावर किया था टियर ऑफ गवर्नमेंट को? उसकी वजह यह थी कि वो बल्दियाती निज़ाम को इसलिए ताकतवर करना चाहते थे कि वो दरमियान वालों को बेताकत करना चाहते थे। उनकी भी मोटिवेशन ये थी कि जो पार्लियामेंटेरियंस है ये ना समझे हाँ। कि वो बड़ी नेक नीति से कर रहे थे, वो भी ये चाहते बीच थे वालों कि को जो माइनस कर रहे थे। यानी आपको देख बेसिक डेमोक्रेसी अयूब खान का जो सिस्टम था उसमें उन्होंने बल्दियाती निज़ाम ले गए गांव तक, कोई हर्ज नहीं था। ठीक है। लेकिन हर्ज वहां आया, प्रॉब्लम वहां आया जहां उसी को उन्होंने अपना इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया, और वो इलेक्टोरल कॉलेज इतना कमजोर था कि उसको एक थानेदार बुला के कहता था कि आपने इधर वोट देना है, तो वो वोट देने के लिए तैयार, ठीक है, वो बिल्कुल सिर्फ एक ठीक है। टोपी पहन के और अचकन पहन के खुश थे। तो मसला ये है कि जब तक आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं करते, और वो निज़ाम जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल चलिए, मेरे ख्याल तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ी अच्छी एकेडमी हमारी डिबेट हो गई है। आमिर ज़िया साहब, इसको अब थोड़ा सा कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं कि जो आज की हुकूमत है, जो हमेशा से एहतसाबी की बात भी करती है, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, सिस्टम की रिफॉर्म्स की भी बात करती है, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो इलेक्टोरल भी हो। कल फवाद चौधरी साहब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यही बात कर रहे थे। तो और ऑपोजिशन उनको सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि जो ऑपोजिशन के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो इससे कॉम्प्रोमाइज होंगे। क्या किया जाए? जाहिर है कि देखिए, बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन। उसमें तो मुझे याद है कि लेनिन ने मजमून भी लिखा था। सबसे बुनियादी सवाल यही बनता है कि क्या किया जाए। देखिए, एक तरीका ये है कि जाहिर है कि अब हमारे पास कोई इनकलाबी सूरत नहीं है कि कोई किसी पार्लियामेंट के जरिए काम करना है, और पार्लियामेंट के अंदर फिर कोशिश ये हो सकती है कि जी कंसेंसस बिल्डिंग मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर। अब लेकिन हमारी सियासत में जो तलखी घोल दी गई है नादिया साहब, उसमें मुझे तो नहीं नजर आता है कि एकदम ये बड़ी जमातें बैठकर बुनियादी किस्म के रिफॉर्म्स पे एग्री कर लें। लेकिन कुछ रिफॉर्म्स मेरे ख्याल में अगर आप देखें ग्रोइंग प्रेशर बन गया है, लेकिन उस पर भी काम नहीं हो रहा। जैसे आपने कहा थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी बल्दियाती निजाम को मजबूत करें और बेहतर करें। अच्छा, अगर आप उसको ही कर देते हैं, ये मेरे ख्याल में नुक्ता आगाज हो सकता है कि एम्पावर्ड लोकल बॉडी, या तो आप ये करें कि जी छोटे यूनिट्स बना दें पूरे मुल्क के अंदर। जाहिर है कि उसके लिए हमारे सूबे तैयार नहीं होंगे कि हर डिवीजन के ऊपर जो है लड़ने मरने को है। एक बाइख्तियार यूनिट बना दें, और लसानी बुनियादों पे नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, या तो ये जरिया हो, या फिर आप लोकल बॉडीज को एम्पावर कर दें। और लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए बड़ी पोलिटिकल पार्टीज जब तक अपने इख्तियार जो उन्होंने सूबों के पास रखे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मामला बनेगा नहीं, चलेगा नहीं। कराची जैसा बड़ा शहर, लाहौर, इतने बड़े शहर है हमारे, यहाँ तक कि सिंध के जो सेकेंडरी शहर है वो उस वक्त तक अच्छे इस तरह से मैनेज नहीं होंगे जब तक वहाँ के अपने लोग नहीं कर रहे होंगे। इसमें ये बात अभी चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी की कि जी जो हमारे यहाँ फौजी हुक्मरान आए उनको ज्यादा मोहब्बत उनकी थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी सूट करता था उन्होंने। लेकिन एक बात देखिए कि मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें अगर उसी स्पिरिट के साथ जो बुनियादी उनकी शुरू की थी उसके तहत अगर लोकल बॉडीज को काम करने दिया जाता तो उसमें कम से कम आवाम का भला होता है। यानी कि एक आदमी जो है वो अपने इसको हमने सिंध और कराची के हद तक ये देखा भी है। हाँ, और हुआ भी है, और हुआ भी, तो वो डिलीवर होने लगे ना। तो ख्याल में बहुत बड़ा एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान कि आप किसी तरह से एम्पावर्ड लोकल बॉडीज लेकर आए। उसमें आप देखिएगा कि चीजें जो है वो इख्तियारात ग्रास रूट तक मुंतकिल हो जाएंगी। जी सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जनरल साहब, इस बहस को समेटते हुए
वही मैं आपसे आखिरी बात करूंगी कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, किया क्या जाए? देखिए, बात यह है कि अगर कुछ करना है तो फिर तो वो बड़े आपको रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने होंगे, और वो वही गवर्नमेंट ले सकती है जिसके पास 2/3 मेजोरिटी हो। इन हालात में जो आज हम जहां पे स्टक अप हैं, ये पॉलिटिक्स यहाँ की वो उन लोगों के कब्जे में हैं जिनके अपने मफादात हैं, वो कभी भी आपको हिलने नहीं देंगे। तो ठीक मैं है। तो तवक्को नहीं करता कि ये जो पीटीआई का भी दौर गुजरेगा इसमें कोई मजीद हमको बहुत बड़ी तब्दीली देख सकेंगे, वो नहीं आ सकेगी। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर अवाम में कोई शऊर हुआ और अगले इलेक्शन में उन्होंने कोई बेहतर मेजोरिटी इनको दी या किसी और पार्टी को, किसी और लीडरशिप को जो कि बेहतरी ला सके, ना कि उन्हीं के जाके नारे लगाते रहे जिनको 3-3 टेन्योर हम पहले दे चुके हैं और वो डिलीवर नहीं उन्होंने किया। तो फिर वो सर माजरत के साथ 2/3 जमहूरी निज़ाम मेजोरिटी में तो तो फिर पिछली अवाम हुकूमत के को ऊपर मिली थी महसूस ना है। हम माशाल्लाह को बुरा कहते हैं, सर, तो 2/3 माशाल्लाह की मेजोरिटी प्रोजेक्ट को पीएमएनएन की हम हुकूमत को पिछले मिली थी। 30-35 साल से बार बार वोट दे के लेके आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बुरा था तो प्रोडक्ट चलिए, कैसे अच्छी हो गई, ठीक है, वो क्यों आप उनको पाल रहे हैं, ठीक है। उनको कंडेम करें। ओके सर, थैंक यू सर। वन लाइनर दे दे लास्ट। वन लाइनर सिर्फ ये है कि आप डॉक्टर मुबशर हसन की किताब में लिखा था कि तहरीक उसी की होती है जो यानी उसकी क़यादत कर रहा होता है। हमें किसी से ये तवक्को ही नहीं करनी चाहिए कि वो, क्योंकि जहाँ जहांगीर तरीन क़यादत कर रहा था और तो फिर उससे तवक्को आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ चलिए, कोई... मैं थैंक यू आरिफ चौधरी साहब, आमिर ज़िया साहब, जर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बड़ी आसानी से कहते हैं जी हुकूमत नहीं कर सकी, जो उसने कहा था वो डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हकीकतन इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उससे ज्यादा कहीं तो सूबों के वज़ीर आला एम्पावर्ड है। खासतौर पे 18th अमेंडमेंट जिसको लाने के बहुत सारे मकासद थे। एएनपी चाहती थी उसका वोट बैंक हो केपीके का, उससे जो NWFP उसका नाम तब्दील हो जाए। PMLN वजीर आजम का तीसरी दफा वजीर आजम बनने की शर्त उन्होंने वो उसको खत्म करना था। पीपल्स पार्टी को पता था आने वाले दिनों में उसने सिंध तक महदूद हो जाना है, तो मैक्सिमम जो पावर्स हो वो उनके पास वहां पर हो। फेडरेशन का, फेडरल का किसी ने नहीं सोचा। आज अगर वजीर आजम के हाथ बंधे हुए और अगर वो ये अमेंडमेंट लेकर आने चाहें तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जो फिलहाल तो उनको हासिल नहीं है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।